एलिजाबेथन पीरियड को ब्रिटिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और इसी गोल्डन पीरियड में 16th सेंचुरी का जो लास्ट दशक है, 1580 के बाद का जो समय है, इस थोड़े से समय में कुछ मुट्ठी भर स्कॉलर आते हैं, लेकिन ये कुछ 6-7 स्कॉलर ही उस टाइम का जो लिटरेचर था, उस टाइम का जो थिएटर था, उस टाइम का जो ड्रामा था, उसको पूरी तरह से बदल करके रख दिए। उनसे पहले जो ड्रामा था, जो ब्रिटिश ड्रामा था, जो अंग्रेजी ड्रामा था, बस वही इंटरल्यूड्स और मोरालिटी और मिरेकल प्लेज वाला था। लेकिन उनके आने से वह ड्रामा वैसा नहीं रहा। वो ड्रामा में न केवल लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, न केवल कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं, न केवल हीरो को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं ग्रेट स्कॉलर्स पर है। आप गेस कर लिए होंगे, वो स्कॉलर्स जिनको हम आज यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जानते हैं। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी विट्स उनके समय में नहीं कहा गया, वो तो 19th सेंचुरी में एक क्रिटिक हुए सेंसबरी ने एक टर्म क्वाइन किया उनके लिए, उन सब के लिए, यूनिवर्सिटी विट्स। और यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सभी के सभी जो लोग थे, सिर्फ एक को छोड़ करके, कीड को छोड़ करके, वो या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। यानी कहने का मतलब है कि वो जो कुछ थोड़े से लोग थे, वो साधारण लोग नहीं थे, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे। और जब वे आते हैं तो इंग्लिश ड्रामा को, इंग्लिश थिएटर को बदल करके रख देते हैं। वे ऐसे स्कॉलर थे जिनको ग्रीक लिटरेचर की जानकारी थी, लैटिन लिटरेचर की जानकारी थी, क्लासिकल लैंग्वेज की जानकारी थी। और वो जब आते हैं तो ब्रिटिश थिएटर को, क्या कहते हैं, ड्रामा को पूरी तरह से बदल करके रख देते हैं। आइए उन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर जो आते हैं वो आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो इज द स्टार ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। सबसे टैलेंटेड, सबसे इन्फ्लुएंशियल ड्रामाटिस्ट थे, न केवल यूनिवर्सिटी विट्स के तहत बल्कि ऐसे भी ओवरऑल देखा जाए तब भी। इनकी फेमस रचना है डॉक्टर फास्टस, टेम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड द सेकेंड। लेकिन इसमें जो डॉक्टर फास्टस है, ये तो गजब का ड्रामा है। डॉक्टर फास्टस, जिसमें कि जॉन फास्टस एक कैरेक्टर है, एक जर्मन स्कॉलर है, एक ऐसा स्कॉलर, एक ऐसा विद्वान जो कि लॉ की भी पढ़ाई किया है, थियोलॉजी की भी पढ़ाई किया है, हर चीज, कोई ऐसा नॉलेज का फील्ड नहीं है जिसमें उसको महारत हासिल नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, एक ऐड सुने होंगे, ये दिल मांगे मोर। तो ये दिल मांगे मोर तो आपको पेप्सी चाहिए, लेकिन इसको पेप्सी नहीं चाहिए था, इसको पेप्सी से कुछ और चाहिए था। इनको चाहिए था, अब सोचता है स्कॉलर कि मैं तो सब कुछ जान गया, अब क्या जानने को बाकी है। तो अब ये सोचता है कि मैं नेक्रोमेंसी सीखूंगा, ब्लैक मैजिक सीखूंगा। और मेफिस्टोफिलिस आता है, लूसीफर का सर्वेंट, और एक साइन होता है, एक इकरारनामा होता है, और 24 साल तक बिल्कुल अनकंट्रोल्ड ये ब्लैक मैजिक यूज करता है। लेकिन अंत में क्या होता है आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर फास्टस है, ये रेनेसा मैन है, ये न्यू मैन है। तो जैसा कि मैं बताया कि यूनिवर्सिटी विट से पहले का जो साहित्य है और इनके बाद का जो साहित्य है, ये बिल्कुल क्या कर देते हैं, चेंज करके रख देते हैं। दूसरा जो नाम इसमें, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, क्रिस्टोफर मार्लो का जो नाम है केवल डॉक्टर फास्टस के चलते नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि ही इन्वेंटेड ब्लैंक वर्स।
जो कि आगे आप देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर पूरा का पूरा ब्लैंक वर्स ही यूज करता है। और वो ब्लैंक वर्स किसके द्वारा इजाद हुआ? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, जिसको माइटी लाइन कहा गया। ब्लैंक वर्स को क्या कहा गया? माइटी लाइन, ताकतवर लाइन। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक मीटर्स में लिखा जाता है। पेंटामीटर यानी 5 मीटर रहते हैं। आयम्बिक मतलब उस शब्द का पहला जो होगा क्या कहते हैं, अनअसेंटेड रहेगा और दूसरा असेंटेड रहेगा। तो इस तरह का रहेगा तो ये आयम्बिक होता है, जबकि जो ट्रोकोइक होता है उसमें पहला अस्टेस्ट रहता है, दूसरा अनअस्टेस्ट होता है। तो ये ब्लैंक वर्स इजाद किया, माइटी लाइन इजाद किया। इसके बाद दूसरा जो स्कॉलर आता है वो है रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन कहां से थे? कैम्ब्रिज से थे। ये क्रिस्टोफर मार्लो भी कैम्ब्रिज से थे। रॉबर्ट ग्रीन जो कि विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो तक कह डाला था। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हु सेड अपस्टार्ट क्रो? शेक्सपियर को किसने कहा अपस्टार्ट क्रो? यही रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक न केवल प्ले लिखते थे बल्कि बहुत बड़े पंफलेटियर थे, यानी पंफलेट राइटर थे। और अपने एक पंफलेट में जिसका नाम था वर्थ ऑफ वीट, ये ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट, यही पंफलेट था जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। और आगे इनकी एक रचना है पैंडोस्टो, जो कि विलियम शेक्सपियर इसी पर आधारित द विंस्टर टेल भी लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद है थॉमस नैश। ये कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे थे। ये भी पंफलेट राइटर थे, सटायरिस्ट थे। ठीक ना। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रचना है उसमें द अनफॉर्चुनेट टैबलर है। इसके बाद है जॉन लिली। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे थे और ये पायोनियर थे किस चीज का? यूफेमिज्म का पायोनियर कहा जाता है, पायोनियर ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? ऐसी बात बोले कि आपको अच्छा भी लगे लेकिन आपकी शिकायत भी हो जाए। ठीक है। इनकी ये रचना है। इसके बाद है जॉर्ज पिल। ये ऑक्सफोर्ड से थे। ये पेस्टोरल और रोमांटिक प्लेज भी लिखे। इसके बाद थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो थे ये भी ऑक्सफोर्ड के थे और इनको रोमांसेज और अन्य प्लेज का ऑथर भी कहा जाता है। हिज नोवेल रोजालिंड, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछता है परीक्षा में कि इनकी जो रचना थी रोजालिंड, स्पेलिंग देखिए ROSALYNDE, इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में भी आप देखते हैं एक कैरेक्टर है रोजालिंड। ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट का जो कैरेक्टर रोजालिंड है, यही थॉमस लॉज से प्रभावित है। इसके बाद आता है थॉमस किड। मैं पहले ही बता चुका हूं, थॉमस किड नॉट बिलोंग्ड आइदर टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये न तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे न तो ऑक्सफोर्ड से थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान था स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि हम लोग रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में भी जानते हैं। हैमलेट को रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। कहा जाता है कि थॉमस किड से ही प्रभावित होकर के विलियम शेक्सपियर ने ये इस तरह का रिवेंज ट्रेजेडी, जैसे कि हैमलेट है, हैमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट ड्रामा है, वो लिखा था। ठीक है। अब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन को भी देख ले। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश ड्रामा को या इंग्लिश लिटरेचर को, वो ये था कि ट्रांसफॉर्म्ड क्रूड नेटिव प्लेज इनटू अ स्ट्रक्चर पोएटिक ड्रामा। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि जो रिलीजियस ड्रामा था, अब रिलीजियस ड्रामा, अब रेनेसा पीरियड आ जाता है। रेनेसा से प्रभावित ये सभी स्कॉलर है। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। अब मनुष्य जग गया है, ज्ञान
उसे जगा दिया है। अब वो केवल धार्मिक बातों में उलझा नहीं है, वो अब ज्यादा सेक्युलर होना चाहता है, वो ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता है, जो रेनेसां मैन है। ब्लैंक वर्स डेवलप हुआ, ये तो मैं बता ही चुका हूं, और इसको माइटी लाइन भी कहा गया। माइटी लाइन माने ताकतवर लाइन। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को डेवलप किए। जो हीरो था वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हुआ करता था, वो मोरालिटी और मिरेकल प्लेज वाला कैरेक्टर नहीं, वैसा अब हीरो नहीं, वो लार्जर देन लाइफ, वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एम्बिशस प्लॉट हुआ करते थे, एम्बिशस कैरेक्टर हुआ करते थे, उसमें ट्रेजिक एलिमेंट भी अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस टाइम में जो सेक्युलर थीम थे वो भी ज्यादा पॉपुलर हुए। ठीक ना। इसके बाद ये मैं बता ही दिया हूं कि रिवेंज ट्रेजेडी ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, किड। ठीक ना। इसके बाद कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी विट्स वर ट्रांजिशनल फिगर्स। यूनिवर्सिटी विट्स को ट्रांजिशनल फिगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरह से कहिए कि ये बीच में आते हैं, इनके पहले का लिटरेचर बिल्कुल अलग, इनके बाद का बिल्कुल अलग, और बीच में आते हैं जहां से कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जहां की एक युग का अवसान हो रहा है और एक दूसरे युग का शुरुआत हो रहा है, तो वैसे टाइम पर ये आते हैं। ये टैलेंटेड थे, इनोवेटिव थे, बट ऑफन शॉर्ट लिव्ड और ओवरशैडोड बाय शेक्सपियर। लेकिन इनके आने के कुछ ही बाद जो क्षितिज है उस पर विलियम शेक्सपियर का पदार्पण होता है, और शेक्सपियर इतना इंपॉर्टेंट हो गए, इतना इनका प्रकाश फैला कि शेक्सपियर के प्रकाश में इन लोगों का जो प्रकाश था, या इन लोगों का जो अपना नाम था, वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, कि यूनिवर्सिटी विट्स मेड इंग्लिश ड्रामा आर्टिस्टिक, शेक्सपियर मेड इट यूनिवर्सल। यूनिवर्सिटी विट्स ने क्या किया, इंग्लिश ड्रामा को आर्टिस्टिक बनाया, उसमें बहुत तरह की आर्ट को, बहुत तरह के आर्ट को उन्होंने शामिल किया, जबकि शेक्सपियर ने जो इंग्लिश ड्रामा था उसको वैश्विक बना दिया और उसको बढ़ा दिया। एक और बात कही जाती है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, कि यूनिवर्सिटी विट्स पेव्ड द वे फॉर द ग्रेटनेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्केबल बात है। यूनिवर्सिटी विट्स पेव्ड द वे फॉर द ग्रेटनेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट थे। हाँ, शॉर्ट लिव्ड थे, थोड़े समय के लिए, 2 दशक के लिए आते हैं, लेकिन बहुत। और इन्हीं समय में ये 2 थिएटर, रोज थिएटर, जो कि रोज थिएटर जो था वो लंदन का 5वां थिएटर था, रोज थिएटर। और आगे ग्लोब थिएटर का तो नाम आप जानते ही हैं, क्योंकि ग्लोब थिएटर, ध्यान दीजिएगा, रोज थिएटर 1587 में आता है, आता क्या है माने बनता है, और ग्लोब थिएटर 1599 में बनता है। ये क्या कहते हैं, रोज थिएटर का नाम शायद रोज थिएटर इसलिए पड़ गया होगा कि जहां ये थिएटर बना वहां एक गुलाब का बगीचा था, उसको साफ करके ये थिएटर बनाया गया। भगवान जाने, ये तो मेरा गेस है। ठीक ना। और ग्लोब थिएटर से विलियम शेक्सपियर आगे चल करके जुड़ गए। विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामास थे उनका मंचन हुआ, मैक्सिमम का मंचन इस ग्लोब थिएटर में ही हुआ, और आपको पता है कि इसमें एक आग भी लग गया था। खैर, तो ये दोनों के दोनों थिएटर कब आए? ये दोनों के दोनों थिएटर आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स वाले ही पीरियड में। ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो थोड़ा इसे लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।